ट्रेनिंग का हम लोग सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट AWS क्लाउड में जब भी हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं तो BPC जो एक आपका सर्विस है, इट इज द काइंड ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस। ये आप ऐसा भी समझ लें कि 70% जितने भी सर्विसेज क्लाउड में आपके हैं AWS में, बिना BPC सर्विस को आप अंडरस्टैंड करें, इन सर्विसेज का आप प्रोविजनिंग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हमें पहले ये समझना है कि BPC में ऐसा डिपेंडेंसी होता क्या है। ठीक है, तो सर्विस को पढ़ने से पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। इट्स अ काइंड ऑफ रीजनल सर्विस आपका है BPC। वन लाइन आंसर आपको अगर देना है कि क्लाउड में BPC, AWS क्लाउड में BPC सर्विस का क्या यूज होता है, तो इसका एक सिंपल सा यूज है टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क फॉर योर इंफ्रा। अब जहां पे मैंने इंफ्रा वर्ड को पुट किया है ना, इंफ्रा में बहुत सारी चीजें होते हैं, है ना, एज अ रिसोर्स। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सर्वर इंफ्रा का पार्ट होता है, एप्लीकेशन आपका इंफ्रा का पार्ट होता है, डेटाबेस आपका इंफ्रा का पार्ट होता है, कोई भी गेटवे है वो इंफ्रा का पार्ट होता है। जितने भी आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखे हैं, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सभी को कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज बैकबोन ऑफ योर कंपनी, है ना, जहां पे आपने हर एक अपने सर्विस को प्लेस कर रखा है। और सर्विसेज का पॉइंट ऑफ जो कम्युनिकेशन है आपस में, वो आपका डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के प्लानिंग के ऊपर। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, चाहे आप क्लाउड में काम करते हैं, चाहे आप ऑन प्रमाइसेस काम करते हैं, चाहे आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, सबसे पहला जो मस्ट नीडेड जो कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए होता है IT में, एज अ प्लानर, एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, वो आपका होता है आपके उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेटवर्क की प्लानिंग करना। और बिना नेटवर्क के, क्योंकि IT में एप्लीकेशन की बात हो, डिवाइस की बात हो, वेबसाइट की बात हो, सर्वर की बात हो, राउटर की बात हो, स्विच की बात हो, डेटाबेस की बात हो, इनका पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट होता है वो एक IP होता है ना। इनिशियली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिसोर्स को आप कॉन्फ़िगर करेंगे, बिना IP के आप उस रिसोर्स से बात नहीं कर सकते। तो AWS ने भी यहां पे बोला कि क्लाउड इज इक्वल टू योर वर्चुअल डेटा सेंटर, बट नेटवर्क का प्लानिंग तो आपको यहां भी करना पड़ेगा। बैकएंड में अपने डेटा सेंटर में मैंने फिजिकल राउटर्स को रखा है, स्विचेस को रखा है, गेटवेज को रखा है, लोड बैलेंसर्स को रखा है, फायरवॉल्स को रखा है, एंड देन उनको कहीं ना कहीं वर्चुअल किया है ना। और राउटर और स्विचेस को वर्चुअल करने के लिए IT में बहुत एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं SDN टेक्नोलॉजी, है ना, स्विच डिफाइंड नेटवर्किंग इसको हम लोग बोलते हैं। या फिर आप ऐसा भी समझ लें, इट्स अ वे टू वर्चुअलाइज योर नेटवर्क डिवाइसेस। तो एंड यूजर को एज अ सर्विस, नेटवर्क एज अ सर्विस क्लाउड में अगर हमें अवेलेबल कराना है, तो कहीं ना कहीं बैकएंड में पहले फिजिकल राउटर होगा, तभी आप उस राउटर को एज अ सर्विस, नेटवर्क एज अ सर्विस। तो एग्जैक्टली नेटवर्क को अवेलेबल कराने के लिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डिवाइस होता है वो राउटर और स्विच ही होते हैं, जहां से आप पूरे कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं। तो AWS ने भी यहाँ पे आपको क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी सर्विसेज आप आगे जाके पढ़ने वाले हो, जैसे हम अपने सिलेबस की भी बात करते हैं, हमको EC2 सर्विस पढ़ना है, लोड बैलेंसिंग पढ़ना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पढ़ना है, डेटाबेस पढ़ना है, क्लाउड वॉच पढ़ना है, ठीक है, क्लाउड ट्रेल पढ़ना है, लैम्डा पढ़ना है,
और आगे भी आप ईसीएस पढ़ोगे, ईकेएस पढ़ोगे, जितने भी दोस्तों सर्विसेज के नाम आप जानते हो ना जहाँ इंफ्रा की जरूरत होती है, क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह जो भी चीजें आपके हैं, विदाउट हैविंग दी प्रायर नॉलेज ऑफ बीपीसी आप उन सर्विसेज को ना प्रोविजन कर सकते और ना आगे चल के, चलो प्रोविजन भी सर्विसेज आपने कर लिए, बट जब मैं एक ट्रबल शूटिंग की आपसे बात करता हूं ना, एप्लीकेशन जब तक चल रहा है जब तक ठीक है, जहां पे एप्लीकेशन ब्रेक हुआ, कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, चाहे वो फिजिकल डेटा सेंटर हो चाहे वो क्लाउड का डेटा सेंटर हो, वही बंदा प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट कर सकता है जिसका नेटवर्क वाले पार्ट को लेके क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सर्विसेज में सबसे पहले बीपीसी को इसलिए पिक किया है क्योंकि बीपीसी हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले रिसोर्सेज का नेटवर्क क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है। आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी रिसोर्सेस होंगे उनके लिए जो नेटवर्क आपको अवेलेबल करा के देगा वो सर्विस आपका होता है बीपीसी। तो इस नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप फुल फॉर्म पे ध्यान देते हैं ना तो इट्स अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल का मीनिंग तो आपको क्लियर है कि वी आर नॉट गेटिंग द डेडिकेट रिसोर्स। शेयर का मतलब वर्चुअल, या आप ऐसा समझ लें कि एक ऐसा रिसोर्स है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू फिजिकल रिसोर्स। फीलिंग में ऐसा ले पाऊंगा कि वो मेरा एक फिजिकल रिसोर्स के इक्वल ही है, लेकिन दैट इज नॉट अवेलेबल टू मी डायरेक्टली, है ना। दैट इज काइंड ऑफ द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल। प्राइवेट क्लाउड का अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स प्रोविजनिंग का तरीका जिसको मैं सिक्योरली प्राइवेटली डिप्लॉय कर पाता हूं। ठीक है, वो प्राइवेट क्लाउड है। तो एडब्ल्यूएस ने भी यहाँ पे ये बोला है कि मेरा एक जो डेटा सेंटर होता है ना, उस डेटा सेंटर में मैंने ऐसा कोई पॉलिसी नहीं लगा रखा है कि एज अ कंपनी आप ही अपने रिसोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय कर पाओगे। मेरे पास जो भी यूजर, जो भी कस्टमर रिक्वेस्ट लेके आता है और उसकी रिक्वायरमेंट है कि जिस डेटा सेंटर में, जिस रीजन में आपकी रिसोर्सेज प्रोविजन है, अगर उसको भी प्रोविजन करने हैं रिसोर्सेज, तो मेरे पास नो करके कोई आंसर नहीं होता। एनी वन कैन एक्सेस दी और डिप्लॉय देयर रिसोर्सेज इनसाइड दी कॉमन डेटा सेंटर। तो दैट कैन बी मुंबई, दैट कैन बी हैदराबाद एंड एनी अदर रीजन ऑल्सो। बट जब हम अपने रिसोर्सेस को, दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं सिक्योरिटी की जब हम लोग बात करते हैं, पहला है प्राइवेट और दूसरा है आइसोलेशन, है ना। एडब्ल्यूएस में आप अपने रिसोर्सेस को दूसरे कस्टमर से आइसोलेट कैसे करोगे, उसके कम्युनिकेशन को प्राइवेट आप कैसे करोगे। तो एडब्ल्यूएस ने बोला कि ये काम करने के लिए ना, पहला तरीका तो मैं आपको ये बताता हूं कि जब भी आप एक अकाउंट साइन अप करते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको एक 12 डिजिट का एक नंबर में असाइन करता हूं और ये नंबर ही आपको पहला आइसोलेशन दूसरे कस्टमर से प्रोवाइड कराता है। हाउ योर रिसोर्सेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर यूजर्स, इट इज विद द आईएम अकाउंट नंबर। जो आपको रूट यूजर का एक 12 डिजिट का जो नंबर मिलेगा वही आपको आइसोलेशन दूसरे अकाउंट से आपकी रिसोर्सेज के लिए अवेलेबल कराएगा। यूजर ने बोला कि चलो ठीक है, अगर मैं नेटवर्क प्रोस्पेक्टिव से बात करता हूं, क्योंकि मैं अपने फिजिकल डेटा सेंटर में अपनी रिसोर्सेज को जब डिप्लॉय करता हूं ना, तो प्राइवेट आईपीज का एलोकेशन मैं करता हूं एंड प्राइवेट आईपी मेरे रिसोर्स के एक्चुअल आईपीज होते हैं। बाहर की दुनिया से जब मेरे को एक्सेस करना होता है रिसोर्सेज को, तो मैंने गेटवेज लगा रखे हैं, आईएसपी से स्टैटिक आईपी ले रखे हैं, तो उस आईपी के थ्रू मैं अपने नेटवर्क में लैंड कर जाता हूं। तो आपके यहाँ पे मैं अपने इंफ्रा को जब भी प्रोविजन करने जाऊंगा, तो आपने नेटवर्क के प्लानिंग के लिए क्या फैसिलिटी मेरे को अवेलेबल करा रखा है। तो एडब्ल्यूएस ने बोला कि हमारे यहाँ पे भी रिसोर्सेज जो है नेटवर्क के आपको फिजिकली तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नेटवर्क की अवेलेबिलिटी की, प्लानिंग की अगर मैं बात करता हूं, प्रोविजनिंग की बात करता हूं, तो दैट विल बी क्वाइट
इक्वल टू योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आईपीस की प्लानिंग प्राइवेट की आप आज भी खुद ही करते हो फिजिकल डेटा सेंटर में। सेम क्लाउड में भी एडब्ल्यूएस ने बोला है कि चेंज मैंने कुछ नहीं किया है। जो नेटवर्क, जो सबनेट, जो गेटवे, जो डीएससीपी, जो डीएनएस आप डिफाइन करना चाहते हैं अपने इंफ्रा के लिए, वो आप प्लानिंग में मेरे को बता दो। मैंने सिर्फ चेंज इतना किया है कि डेटा सेंटर में आपके पास कोई सर्विस नहीं होती है, आप राउटर को कंसोल लेके कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच को कंसोल लेके कॉन्फ़िगर करते हैं, फायरवॉल को कंसोल लेके कॉन्फ़िगर करते हैं, लोड बैलेंसर का कंसोल लेके आप एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करते हैं। तरीका सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि यहाँ पे फिजिकल कंसोल आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जो एक्सेस मिलेगा वो वर्चुअल होगा, एक यूआई के थ्रू, यूजर इंटरफेस, जिसको आप एडब्ल्यूएस का मैनेजमेंट कंसोल बोलते हैं। वहां पे मैंने आपको एक सर्विस बता रखा है नेटवर्क से रिलेटेड, और उस सर्विस का नाम है बीपीसी। इसकी और इन डेप्थ डेफिनेशन में आपको अगर देता हूं, पब्लिक क्लाउड में आपको अपने प्राइवेट क्लाउड के इक्विवेलेंट जब भी एक क्लाउड की रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना होता है, तब आप सबसे पहले अपने नेटवर्क का प्राइवेट डिजाइन आप करते हैं। दैट्स वाइज इस सर्विस को हम लोग ये बोलते हैं कि आपने पब्लिक क्लाउड में अपनी सर्विसेज को प्राइवेटली डिप्लॉय किया। दैट्स वाई वी कॉल इट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। फायदा हमें इसका सिर्फ ये होता है कि हमें टोटली आइसोलेशन मिल जाता है, यानी कि सेम डेटा सेंटर में और भी कस्टमर ने अपनी रिसोर्सेज को अगर प्रोविजन कर रखा है, तो उनके नेटवर्क का मेरे नेटवर्क से कोई भी ऐसा मैचअप नहीं होगा। उनकी रिसोर्सेज उनके नेटवर्क में चलेंगे, मेरे रिसोर्सेज मेरे नेटवर्क में। मैंने क्या नेटवर्क ले रखा है अपने रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग के लिए, दूसरा कस्टमर उसको नहीं जानता, अनटिल अनलेस आप उसको एक्सेस ना दें। सेम चीज एप्लीकेबल होता है, सामने वाले ने क्या नेटवर्क लिया है वो आपको नहीं पता। ठीक है, तो एडब्ल्यूएस ने क्या बोला है, रिसोर्सेज शेयर है, लेकिन मैंने बैकएंड से ऐसा कुछ चीजों को अप्लाई किया है कि एक दूसरे के रिसोर्सेज को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बीपीसी सर्विस का एक तरीके से आप ये समझ लें कि इट इज द काइंड ऑफ मस्ट नीडेड कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आप क्लाउड में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो बिना बीपीसी के आप अपने रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा और प्लानिंग की हम लोग बात करते हैं, तो मल्टीपल तरीके की सर्वर्स की आपको जरूरत होती है क्लाउड में। एप्लीकेशन सर्वर्स की एक्सेसिबिलिटी आपको अलग चाहिए होती है, वेब सर्वर्स की आपको अलग चाहिए होती है, डेटाबेस की अलग चाहिए होती है। अब इसमें भी हम लोग फिर प्रोडक्शन में आ जाते हैं, डेवलपमेंट में आ जाते हैं, टेस्टिंग में आ जाते हैं, है ना। कई बार आपको ऐसा होता है कि यार कुछ लिमिटेड सर्वर्स पे आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सर्वर्स आपके होते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है, टोटली प्राइवेट कम्युनिकेशन उनका रखना है सर्वर्स का, है ना। कई बार किसी किसी सर्वर को आप टोटली आइसोलेट करना चाहते हैं कि दिस इज माय काइंड ऑफ द वेस्टर्न होस्ट जिसको आप बोलते हैं, है ना, या टारगेटेड होस्ट है। सबसे पहले मैं इसको जंप सर्वर बनाऊंगा, यहाँ लॉग इन करूंगा, वहां से फिर अपना इंटरनली अपने सर्वर्स को कनेक्ट कर पाऊंगा। तो ये सब जो प्लानिंग आप करोगे ना अपनी रिसोर्सेज के लिए, उस प्लानिंग को करने के लिए सबसे पहले नीडेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका बीपीसी का क्रिएट करना। बीपीसी आप जब भी क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स को आपको समझना पड़ेगा, है ना। एडब्ल्यूएस के जितने भी रीजन है, किसी भी रीजन में आप अपनी सर्विसेज को, इट्स नॉट द रीजन स्पेसिफिक, है ना। आप ये समझ लें कि मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रखना है, तो मुंबई में आपको पहले नेटवर्क बनाना पड़ेगा। यूएस में नॉर्थ वर्जीनिया में आप अपना नेटवर्क बनाओगे, तभी उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन आप कर सकते हैं। बिना बीपीसी के किसी भी सर्विस में जिसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तो मैं बात नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म की जब भी बात होती है, तो इन दोनों ही कम्युनिकेशन सर्विसेज में आपको बीपीसी सर्विसेज की जरूरत होगी। ठीक है, तो बीपीसी जो वर्ड है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये समझ लें,
बीपीसी इज इक्वल टू योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर वर्चुअल नेटवर्क, है ना। उन्होंने वो सर्विस का नाम आपको दिया, और बीपीसी देने का सिर्फ मीनिंग यहाँ पे ये है कि विद दिस सर्विस यू आर गोइंग टू प्राइवेटली डिप्लॉय योर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स वाई। एंड देन जो रिसोर्सेज आप डिप्लॉय कर रहे हैं ना, वो टोटली वर्चुअल है। राउटर भी आपको एज ए सर्विस मिल रहा है तो वो भी वर्चुअल है, गेटवे आपको जो मिल रहे हैं वो भी वर्चुअल है। तो ये सब सारी चीजें आपकी क्या है, कहीं ना कहीं वर्चुअली आपको मिलते हैं। दैट्स वाई एडब्ल्यूएस ने बोला है कि ये सर्विस का जो नाम है वो बीपीसी है। ठीक है। तो जब भी हम सर्विसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लाउड में, सबसे पहले हर एक सर्विस के कंपोनेंट्स की हम लोग बात करते हैं, है ना, कि एडब्ल्यूएस में एक सर्विस को जब हम कंप्लीट उसका प्रोविजनिंग करते हैं ना, तो सर्विस का तो पेरेंट नेम होता है। जैसे बीपीसी एक पेरेंट सर्विस नेम है, बट बीपीसी हैव द एन नंबर ऑफ सब रिसोर्सेज। तो ओनली नेटवर्क बनाने से आपका काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि डेटा सेंटर में भी हम लोग जब काम करते हैं तो पहले हमें नेटवर्क डिसाइड करना होता है। प्रोडक्शन का नेटवर्क क्या होगा, डेटाबेस का क्या होगा, ऐप टीयर का क्या होगा, वेब टीयर का क्या होगा। फिर नेटवर्क में गेटवेज को डिफाइन करते हैं, गेटवे क्या होगा, ये सब सारी चीजों का। ठीक है। सेम चीज एडब्ल्यूएस आपको यहां बोलता है कि जब भी आप बीपीसी क्रिएट करोगे तो आपको पहले उसके जो सब कंपोनेंट्स है ना उनको भी अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा। तो सब कंपोनेंट्स में सबसे पहला ही जो कंपोनेंट आपका होता है ना एज अ रिसोर्स, बीपीसी यहाँ पे सर्विस का नाम भी है और बीपीसी खुद में एक रिसोर्स भी है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, यानी कि एक फुल फ्लैज इंटरव्यू में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एडब्ल्यूएस क्लाउड में मेरे को एक सिंपल फुल फ्लैज नेटवर्क अगर अब बनाना है अपने EC2 के लिए ही ओनली, तो कौन कौन से सब रिसोर्सेज की इनिशियली मेरे को जरूरत होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंपोनेंट दोस्तों हमें रिक्वायर्ड होता है वो आपका होता है बीपीसी। यानी कि सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से क्लास का नेटवर्क आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करना चाहते हैं। दैट विल बी फ्रॉम द क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी। इतना होने के बाद नेटवर्क जब डिसाइड हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क एक बड़ा पोर्शन होता है आईपीस के पूल का। तो मैंने आपको बेसिक नेटवर्किंग के लेक्चर्स में ये बताया था कि इट इज नॉट द गुड प्रैक्टिस टू हैव द लार्ज नेटवर्क फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द मल्टीपल इश्यूज, कम्युनिकेशन से भी, ट्रबल शूटिंग से भी, डोमेन्स से भी, है ना, कॉलिजन डोमेन्स भी उसमें होता है फिर। तो इट इज द बेस्ट काइंड ऑफ प्रैक्टिस रिकमेंडेशन कि आपको जितने आईपीस की जरूरत है आप पहले ये डिटरमाइन कर लो, ये समझ लो कि मेरे को कितने टाइप के सर्वर्स अपने इंफ्रा के लिए चाहिए और कितने कितने आईपीस की वहां जरूरत होगी। तो एग्जैक्टली जो आईपी हमको जहां से अपने सर्वर्स के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं हमारा सबनेट से। अब यहाँ एक चीज आपको दोस्तों समझना है कि बीपीसी जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो बीपीसी क्रिएट करते समय आपको अवेलेबिलिटी जोन की इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है ना। और इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि बीपीसी जो आपका एडब्ल्यूएस में एग्जिस्ट करता है वो एजेड लेवल से करता है या रीजन लेवल से करता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वहां पे, रीजन लेवल से। बीपीसी हमेशा डिजाइन किया जाता है रीजन लेवल से, है ना। और सबनेट हमेशा आपका डिजाइन किया जाता है एजेड लेवल से। यानी कि एक नेटवर्क अगर आपने प्लान किया तो उसमें हाउ मेनी सबनेट्स यू वांट टू क्रिएट। तो सबनेट क्रिएट करते समय आपसे पूछा जाएगा कि इन विच अवेलेबिलिटी जोन यू वांट टू प्लेस दिस सबनेट। तो प्रैक्टिस रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि आप अपने सबनेट्स को अक्रॉस दी अवेलेबिलिटी जोन डिफाइन करके चलें। तो बेटर अप्रोच हमारी ये होती है कि कभी भी हमें माइग्रेशन करना पड़ा, सर्वर्स को अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में रखना पड़ा, कभी भी कोई मेंटेनेंस एडब्ल्यूएस के साइड से आया, तो इजीली विदाउट डिस्टर्बिंग योर एप्लीकेशन और ट्रैफिक आप अपने एप्लीकेशन को रन कर पाओ।
क्योंकि AWS भी प्रायोडिकली अपना बैकएंड से मेंटेनेंस अपडेट करता है और वो आपको प्रॉपर कम्युनिकेट भी करते हैं कि इस डेटा सेंटर में, इस अवेलेबिलिटी जोन में हमारा एक्टिविटी होगा, तो प्लीज माइग्रेट योर एप्लीकेशंस टू अदर अवेलेबिलिटी जोन, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग इज कि सबनेट आपको मल्टीपल बनाने हैं, जिससे कि आप अपने दूसरे एजेड में ले जाके एप्लीकेशन को एटलीस्ट आप रेस्पॉन्स करा पाओ टिल द टाइम ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी। ठीक है। तो दूसरा जो मैंडेटरी रिसोर्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज सबनेट। इसके बाद सबनेट जब हमारा क्रिएट हो जाता है, थर्ड जो आपका पैरामीटर है दैट इज IGW, है ना। तो AWS में जब भी आपका ट्रैफिक सबसे पहले जो लैंड करता है ओवर द इंटरनेट, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है आपके BPC में ही, आपके नेटवर्क में एक गेटवे काइंड ऑफ राउटर, आप इसको समझ लें। AWS ने एक रिसोर्स आपको दे रखा है जिसका नाम है IGW, इंटरनेट गेटवे हम इसको बोलते हैं। और इसका सिंपली यूज आपका ये होता है, मैं थोड़ा सा एक टोपोलॉजी आपका ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका हो गया एक AWS का रीजन। ठीक है। लेट सपोज ये आपका मुंबई है, और इस मुंबई में टोटल यू हैव दी 3 अवेलेबिलिटी जोन्स। ठीक है। AP साउथ 1 में इसको लिख सकता हूं, है ना। और यहां पे सपोज करो आपने बोला कि सर मैंने क्लास C का ये नेटवर्क डिफाइन कर रखा है। ठीक है। 10.0, ये जितने भी मेरे अवेलेबिलिटी जोन है, AP साउथ 1A, ये आपका है AP साउथ, AP साउथ 1B, और ये मेरा है AP साउथ 1C। ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अपना एक एक सबनेट, यानी कि जो ये मैंने BPC के लिए नेटवर्क डिफाइन किया था, अपना एक एक सबनेट मैंने हर एक अवेलेबिलिटी जोन में प्लेस कर दिया। सबनेट 1, सबनेट 2, और ये आपका क्या है, सबनेट 3। ठीक है। और यहां पे किसी भी एक अवेलेबिलिटी जोन में लेट सपोज आपका सर्वर रखा हुआ है, और दिस इज इंटरनेट, है ना। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि अगर आप इंटरनेट से दूसरी तरफ बैठ के AWS क्लाउड में रखे रिसोर्सेज को अगर आप एक्सेस करते हैं, तो आपका ट्रैफिक सबसे पहले इंटरनेट पे जाता है, और इंटरनेट से डायरेक्ट आपका कहाँ चला जाता है, इस इंस्टेंस के पास। बट जनरली ऐसा दोस्तों होता नहीं है ना। आपको ये चीज समझनी है कि AWS ने यहाँ पे आपको बोला है कि आपका जो ये BPC जो आपने डिफाइन किया है ना, इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस आपके चलेंगे, डेटाबेस सर्वर हो गया, आपका एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले आपके रिसोर्सेस होंगे, उनके लिए नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। और उस नेटवर्क में आपके ट्रैफिक को इंटरनेट से रिसीव करके जो आगे भेजता है ना, उस रिसोर्स का नाम क्या है आपका, हाँ जी, क्या नाम है उस रिसोर्स का, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे। IGW ही आपका एक ऐसा रिसोर्स होता है BPC में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप एक सर्वर क्रिएट करते हैं ना, तो आपके पास प्राइवेट IP सर्वर को मिलता है और पब्लिक IP। तो IGW ये कहता है कि मैं इंटरनल अपने पास एक राउटिंग टेबल मेंटेन करके रखता हूं, है ना। और उस टेबल का काम क्या होता है, सिर्फ पब्लिक IP के रेस्पेक्ट में प्राइवेट IP का मैपिंग। मतलब इस वाले सर्वर का प्राइवेट IP क्या है और उसका पब्लिक IP जो है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है कहां पे स्टोर हो रखी है, वो IGW के पास। IGW ये कहता है कि मैं इंटरनेट से पब्लिक IP पे ट्रैफिक को रिसीव कर लेता हूं, अपनी टेबल को लुकअप करता हूं कि इस वाले BPC में
ये पब्लिक आईपी कौन से रिसोर्स का है। तो ट्रैफिक को वहां पे मैं जस्ट रिसीव करता हूं एंड विल थ्रो टू दैट पर्टिकुलर सर्विस। तो सर्विस हमारा एक EC2 इंस्टेंस है, यहाँ पे उस ट्रैफिक को वो फॉरवर्ड कर देगा। तो ये दो काम करता है ना, एक तो गेटवे मतलब ट्रैफिक को अलाउ करेगा, एंड फॉरवर्डर का भी काम करता है ट्रैफिक को वापस भेजना, और फिर उसका फ्लो यही रहता है, यहां से ट्रैफिक को फिर IGW पे रिसीव करना और IGW से ISP के ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक को हैंड ओवर कर देना। ये काम आपका होता है इंटरनेट गेटवे का। ठीक है। अब आपने बोला कि सर चलो ठीक है, लेकिन मैंने जहां तक ये सुना है एज अ नेटवर्क इंजीनियर या एडमिन की प्रोफाइल्स पे काम करते हुए, कि आपके नेटवर्क में जब तक राउटर नाम की चीज नहीं है ना, एक चीज आप मेरे को बताओ, आपने अगर अपने इस नेटवर्क को 10.0/26 पे ब्रेक किया तो कितने सबनेट आपके बनेंगे टोटल? 4 सबनेट बनेंगे। यस सर। ठीक है ना। तो अगर ये अलग अलग सबनेट में मैं सर्वर्स को क्रिएट करूंगा, जैसे आपसे मैंने एक यहाँ पे टास्क दिया कि एक सर्वर आपका इस सबनेट में है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है। तो क्या बिना राउटर के ये सर्वर इस सर्वर से बात कर पाएगा? नो। नहीं कर सकता ना। नेवर। बेसिक नेटवर्किंग के जो मैंने वीडियोस आपको दिए वहां पे इन चीजों की बात करी है। भले ही आपका पेरेंट नेटवर्क वो सेम आपको दिख रहा है ये यहां तक, फिर भी आप अगर नेटवर्किंग के डेप्थ में अगर इसका कन्वर्जन करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, वहां पे आपको देखने को ये चीज मिलेगा कि बिना राउटर के ये वाला सबनेट इस वाले सर्वर से बात नहीं कर सकता है। और डेटा सेंटर्स में भी हम लोग यही करते हैं, जब दो डिफरेंट नेटवर्क में या दो डिफरेंट सबनेट्स में रखे रिसोर्सेज को आपस में बात करानी होती है तो हमें राउटर लगाना होता है उसके लिए। तो राउटर इज अ डिवाइस बाई विच वी आर एबल टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस जो कि दोनों अलग अलग नेटवर्क या सबनेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या AWS क्लाउड में AWS ने ऐसा कुछ फीचर हमको नहीं दिया? चलो ये तो बात हो गया इंटरनेट के कम्युनिकेशन की, कि राउटर के पास IGW के पास ट्रैफिक आया और उसने उस ट्रैफिक को आगे भेज दिया। लेकिन व्हाट अबाउट द इंटरनल कम्युनिकेशन? क्योंकि कंपनीज में ज्यादातर तो ऐसा ही होता है ना, एप्लीकेशन सर्वर विल टॉक टू द डेटाबेस, या फिर रिवर्स कर लो, है ना, डेटाबेस विल टॉक टू एप्लीकेशन या वेब सर्वर विल टॉक टू डेटाबेस। तो वो कम्युनिकेशन तो पब्लिक आईपी से होगा नहीं ना। हमेशा प्रैक्टिस रिकमेंडेशन ये है और ऐसा ही हम लोग करते हैं, इट्स नॉट द प्रैक्टिस, इट इज द डिफाइंड वे। AWS में इंटरनली हम जब कम्युनिकेशन करते हैं ना तो प्राइवेट रिसोर्सेज से प्राइवेट आईपी से ही हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू कम्युनिकेट बिटवीन इंटरनल रिसोर्सेज विद द पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन आपको करना होता है। बट उसके लिए एक चीज मेरे को यहाँ समझा के दो कि भाई आपका ये इंटरनल कम्युनिकेशन होता किस बेसिस पे है। तो AWS ने बोला कि मैं आपको फोर्थ रिसोर्स जो आपको मैं दे रहा हूं वो आपका क्या है? हाँ जी। राउटिंग टेबल। राउट टेबल। टेबल। यानी कि राउटिंग टेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? राउटर एज अ सर्विस। यानी कि जब भी आप अपने एक BPC को क्रिएट करते हैं ना, तो उसके साथ ही AWS आपसे बोलता है कि मैं आपका इस वाले नेटवर्क का एक राउटिंग टेबल भी क्रिएट कर देता हूं। और उस राउटिंग टेबल में मैं ये बताता हूं कि आपका यहां से अगर कोई ट्रैफिक ओरिजिनेट हुआ है और मेरे को अगर लगता है कि वो ट्रैफिक इस वाले नेटवर्क का है, तो इस वाले नेटवर्क पे जाने के लिए मैं कभी भी ट्रैफिक को IGW नहीं भेजता। मैं क्या करता हूं, उस राउटिंग टेबल में ही लुकअप करता हूं कि इस नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो AWS में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इस चीज को देखेंगे कि राउटिंग टेबल में अपने आप से इस नेटवर्क के लिए एक लोकल रूट ऐड हो जाता है। तो उस रूट के बेसिस पे ही ये सर्वर क्या करेगा, ट्रैफिक को राउटिंग टेबल को हैंड ओवर करता है। राउटिंग टेबल में क्या है, आपका जो बेसिक नेटवर्किंग का एल्गोरिथम है कि ट्रैफिक को लुकअप करना और जहां पे भेजना है उसको वहां पे वो भेज देता है।
इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द ट्रैफिक टू IGW। तो इंटरनल आपका जो ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है, ट्रैफिक को जो मैनेज करता है वो कौन करता है? राउटिंग टेबल। ठीक है। और पांचवा जो मैंडेटरी रिसोर्स आपका होता है एक फुल फ्लैश नेटवर्क को बनाने के लिए, विच इज डिफॉल्ट रूट टुवार्ड्स, हाँ जी, IGW। मैंने आपको बताया अभी कि एक BPC जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो आपका उसके साथ एक डिफॉल्ट राउटिंग टेबल भी क्रिएट हो जाता है ना। तीन रिसोर्सेज तो मैंडेटरी आपके क्रिएट हो ही जाते हैं जब एक BPC आप क्रिएट करते हैं ना। तो BPC के साथ आपका राउटिंग टेबल और और क्या क्रिएट होता है? सबनेट, सबनेट क्रिएट नहीं होता। सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप, और आपका NACL। ये तीन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आपके होते हैं। जब आप एक BPC को क्रिएट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, है ना। सिक्योरिटी ग्रुप आपका क्रिएट हो जाता है एंड देन राउटिंग टेबल। बट अभी मैं आपसे थोड़ा सा बात कर रहा था कि राउटिंग टेबल जो है ना, बाय डिफॉल्ट ये कहता है, आपसे मैं एक चीज यहां पे बोलता हूं कि आपने इस सबनेट्स को जब क्रिएट किया ना, IGW आपने क्रिएट कर लिया, सबनेट्स आपने क्रिएट कर लिए, BPC आपने क्रिएट कर लिया। अब टास्क आपका ये है, जनरली दोस्तों देखो होता क्या है, नेटवर्क फ्लो की जब हम बात करते हैं, ट्रैफिक आपका इस वाले सर्वर से अगर यहां पहुंचना है ना, तो उसका पूरा एंड टू एंड फ्लो होता क्या है? ट्रैफिक सबसे पहले जाता है आपका इंटरनेट पे। एग्री करते हैं ना सब लोग? अब ISP का जो नेटवर्क है वो आपका इस ट्रैफिक को हैंड ओवर कर देगा किसको? गेटवे, IGW को। IGW देखेगा कि भाई मेरे को इस BPC में पब्लिक IP जो है, इस वाले सर्वर के अगेंस्ट में ये ट्रैफिक रिसीव हुआ है, तो मैं इस ट्रैफिक को इस वाले सर्वर को भेज देता हूं। अब आप मेरे को बताओ, जब ये रिवर्स आपका फ्लो जब होता है वो क्या होगा? सर्वर ये देखता है कि मेरे को कहां से रिक्वेस्ट आया है, तो इस सर्वर का भी कोई पब्लिक IP होगा, राइट? हाँ जी। वो पब्लिक IP क्या है? लेट सपोज x.x.x। ठीक है। अब इस सर्वर ने देखा कि यार जो ये वाला जो IP है ना x.x की, क्या वो मेरे सबनेट से बिलोंग करता है? हाँ जी। करता है क्या? नहीं। नहीं नहीं। करता है। तो ये सर्वर ये कहता है कि भाई मेरे पास बस इतना सेंस है, मैं ट्रैफिक को रिसीव करता हूं और उसको, जिस सर्विस के लिए ट्रैफिक आया था उसको मैं रेस्पॉन्स कर देता हूं। ट्रैफिक HTTP का हुआ तो कोई वेबसाइट मेरे अंदर चल रहा होगा तो उसको रेस्पॉन्स कर दूंगा। SSH का आया होगा तो SSH इनेबल होगा तो उसको रेस्पॉन्स कर दूंगा। एन नंबर ऑफ सर्विसेज, ट्रैफिक किसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन एंड दी एंड सर्वर ये कहता है कि मेरा काम है इस ट्रैफिक को हैंड ओवर कर देना किसके लिए? राउटर के ओके। लिए या फिर राउटिंग टेबल के लिए। यहां पे अब राउटिंग टेबल की जिम्मेदारी है ट्रैफिक को एक्शन लेना। राउटिंग टेबल कहता है मैं भी कोई इतना बड़ा मैकेनिज्म लेके अपने पास नहीं बैठा हूं, मेरा सिंपल सा काम है, आपने अगर मेरे को बताया है कि इस वाले रेंज का ट्रैफिक आए, इसको कहाँ भेज देना, मेरा काम भी यही है। सिर्फ पैकेट को कलेक्ट करना, टेबल में लुकअप करना, कहाँ पे भेजना है उस रेंज को, इतना काम मेरे पास है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि राउटिंग टेबल में जो डिफॉल्ट एंट्री होती है ना, आपके वो BPC के नेटवर्क के लिए होती है और कोई एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो ये राउटिंग टेबल भी ये कहता है कि अगर इसको छोड़ के, इस रेंज को छोड़ के किसी दूसरे रेंज का कोई ट्रैफिक आपको अगर भेजना है अपने BPC से बाहर, तो आपका जो गेटवे जो होगा ना वो क्या होगा? हाँ जी। ट्रैफिक आया कहां से था? IGW से, तो ट्रैफिक जाएगा कैसे बाहर? IGW के थ्रू ही जाएगा ना, इंटरनेट गेटवे के थ्रू। नाम ही इसका इंटरनेट गेटवे है दोस्तों, है ना। और इंटरनेट गेटवे का सीधा सा मीनिंग क्या है? एक ऐसा गेटवे जो कि
AWS ने आपको लगा के दिया है जस्ट टू एंटरटेन द ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट और टू सेंड द ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट। दोनों ही काम है इसके, इंटरनेट से ट्रैफिक रिसीव भी करना और इंटरनेट पे ट्रैफिक को भेजना। तो पब्लिक आईपी का जो ट्रैफिक है वो आईजीडब्ल्यू पे ही रिसीव होता है और आईजीडब्ल्यू पे ही वहीं से जाएगा। तो आईजीडब्ल्यू तक ट्रैफिक को पहुंचाने का काम आपके बीपीसी से, वो काम है राउटिंग टेबल का। राउटिंग टेबल ये कहता है कि मेरे पास जब तक आप एक रूट ऐड नहीं करोगे अपार्ट फ्रॉम दिस नेटवर्क रेंज, तब तक मैं ये समझ नहीं पाऊंगा कि ट्रैफिक को आईजीडब्ल्यू को हैंडओवर करना कैसे है। तो हम लोग करते क्या है, जब राउटिंग टेबल हम लोग आईजीडब्ल्यू बना लेते हैं तो राउटिंग टेबल में एक एंट्री हमें रूट की करनी होती है और उसमें सिर्फ एक डिफॉल्ट रूट हमें डिफाइन करना होता है। उसका जो डिफाइन करने का तरीका होता है वो ऐसे करके 0.0, और ट्रैफिक को कहाँ भेज देना, आईजीडब्ल्यू के पास। नाउ आईजीडब्ल्यू को ये पता है कि आगे ट्रैफिक को मेरे को कैसे भेजना है, क्योंकि उसके पास सेम पैकेट रिसीव हुआ था, उसके वो मेमोरी में है। डेस्टिनेशन आईपी उसका क्या है, कहाँ पे उसको मेरे को एंटरटेन कराना है। ठीक है। इसके बाद थ्योरी में सिर्फ हम लोग इतना डिस्कशन करते हैं कि सर्विस का यूज केस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर इसमें कौन कौन से लैब हम लोग करेंगे। ठीक है। बेसिक लैब की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला बेसिक लैब हम लोग यही करते हैं कि एक बीपीसी बनाना, सबनेट क्रिएट करना, आईजीडब्ल्यू क्रिएट करना, राउटिंग टेबल क्रिएट करना, रूट ऐड करना टेबल में, उन सबनेट्स में सर्वर्स को क्रिएट करके देखना, कम्युनिकेशन को समझना। फिर इसके बाद इसके एडवांस जो कॉन्फ़िगरेशन जो एज अ फीचर एडब्ल्यूएस ने हमको दे रखे हैं। ठीक है। तो एडब्ल्यूएस में टोटल हम लोग तीन तरीके के आईपीस को समझते हैं, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी एंड देन इलास्टिक आईपी, है ना। सबसे बड़ा जो लैब होगा आपका ये वाला होगा, फिर ये सब छोटे छोटे लैब हैं, है ना। इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एंड देन बीपीसी पियरिंग कनेक्शन। ठीक है। और पांचवा जो रिसोर्स आपका होता है नेट गेटवे। नेट गेटवे हम लोग इस वाली लैब में ही पढ़ लेंगे, है ना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है। इसके बाद ट्रांजिट गेटवे। जनरली हम लोग इस ट्रेनिंग में पढ़ते नहीं है ट्रांजिट ट्रांजिट गेटवे को, बट अभी तक बैच लेने के बाद मेरे को यही समझ में आया है कि आप सब लोगों की रिक्वायरमेंट है, सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो मेरे को आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको कराने में। तो ट्रांजिट गेटवे भी हम लोग देख लेंगे, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें रहेगा, एक मैंने NIC वाला जो होता है ना, ENIC, इसको भी मैं बताना भूल गया आपको, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना, इसका भी लैब हम लोग कराएंगे। ठीक है। और लास्ट जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपीएन कॉन्फ़िगर करना नेटवर्क में। तो बीपीएन में आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। इसमें S3 के बीपीसी के फ्लो वगैरह भी, उसके भी लैब हैं, बहुत सारे लैब ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। बाकी का आप ये समझ लो कि बीपीसी में अगर आपको इतना अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप बीपीसी में बहुत हद तक आप चीज़ों को जानते हैं। बीपीएन सेटअप करना आपको आता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के सेटिंग्स आपको पूरे क्लियर हैं, कैसे आईपीस को एलोकेट करते हैं, कैसे डिटैच करते हैं, कैसे एडिशनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लेते हैं, कैसे उस पर वर्चुअल आईपी को अटैच करते हैं। सेम ट्रांजिट गेटवे और पियरिंग कनेक्शन में क्या डिफरेंस है, नेट गेटवे का क्या यूज होता है ना। बीपीसी पियरिंग कनेक्शन क्या है, NACL बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, सेम सिक्योरिटी ग्रुप, और ये तीनों आईपीस का इफेक्टिवली हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम दी थ्योरी पार्ट। और ये सब कुछ जब हम प्रैक्टिकली पढ़ लेंगे, सबसे लास्ट में फिर मैं बात करूंगा आपसे कॉस्ट को लेके, कॉस्ट और सर्विस के लिमिट्स को लेके, है ना। AWS में कौन से रिसोर्स को कितने नंबर तक आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या उसकी सेटिंग आपके अकाउंट में आपको मिला है, इन सब सारी चीज़ों की भी बात होगी। तो बिफोर मूविंग टू प्रैक्टिकल पार्ट,
यहाँ तक के डिस्कशन में किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से अभी आप पूछ लो। हर्ष। हाँ जी। हाँ जी सर। सर ये जो लास्ट आपने बोला कि हमने जो सर्वर है जो अंदर जो बीपीसी में अंदर जो हमारा पब्लिक जो था हमारा आईपी उसको हमने कनेक्ट करा जो जो अंदर है हर्ष इसके थोड़ा सा आवाज आपका ना थोड़ा सा इको काइंड ऑफ तेज आ है रहा है सर। मेरे को। अभी बोलिए आप। हेलो। हाँ जी सर। हाँ। सर मैं पूछ रहा था जो हमने जो अंदर जो जैसे हमने रिक्वेस्ट करी तो अंदर जो है आईजीडब्ल्यू के थ्रू जो है हमारा कनेक्शन अंदर वाले पब्लिक आईपी पे हुआ। ठीक है हाँ। सर। हाँ। तो इससे जो रिस्पॉन्स आया वो आपने बोला कि आईजीडब्ल्यू के थ्रू ही जाएगा। ठीक है। यस। तो हाँ जी ये जो राउट टेबल है तो वो उस केस में राउट टेबल कुछ मतलब कुछ मतलब इस चीज में कुछ उसका कुछ रोल होगा इस राउट टेबल का इस केस में। राउट टेबल ही ट्रैफिक को यहाँ भेजेगा वापस। ओके ओके बस ये पूछना था। राउटिंग टेबल अगर आप नहीं लोगे ना, राउटिंग टेबल आपने ले भी लिया, राउटिंग हाँ टेबल जी। में अगर ये डिफॉल्ट रूट आपने डिफाइन नहीं किया ना, तब भी ट्रैफिक आईजीडब्ल्यू पे नहीं जाएगा। गॉट इट। ठीक है सर। थैंक ठीक है। हाँ यू। हाँ जी। जी। सर नेक्स्ट। सर इसमें पोर्ट फॉरवर्ड वगैरह करना भी सिखाएंगे? पोर्ट फॉरवर्डिंग की जरूरत आपको वैसे होती नहीं है। पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस लेवल पे किया जाता है। ओके, तो इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, पोर्ट फॉरवर्डिंग की हमें नेटवर्क लेवल पे जरूरत नहीं होती, वो सर्विस लेवल पे जरूरी होता है। ठीक है सर। हाँ जी सुमित। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो नेट गेटवे और आईजीडब्ल्यू ये दोनों सेम है या अलग अलग डिफरेंट? हैं दोनों। अच्छा। हाँ, नेट गेटवे का हम लोग लैब कराएंगे, है ना। जैसे आप अपनी रिसोर्सेज को पब्लिक आईपी पे एक्सेस नहीं करना चाहते, है ना। यहाँ पे आई थिंक कुछ लोग प्रीवियस बैच से हैं। कोई बताएगा नेट गेटवे का क्या यूज है। सर वो नेट गेट आईजी डब्ल्यू तो आपका इंटरनेट के लिए हो गया। और हम्म। नेट गेटवे जो हम यूज करते हैं वो प्राइवेट के लिए यूज करते हैं टू एक्सेस इंटरनेट इन द प्राइवेट सबनेट। यस। यानी कि एडब्ल्यूएस ने आपको सीधा सा बोला है कि इसका एक सॉलिड आंसर ये होता है, वन लाइन, कि जब भी हम किसी सबनेट में ऐसे सर्वर को क्रिएट कर दें जिस पे पब्लिक आईपी नहीं है, बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस ने ऐसा बोला है कि बिना पब्लिक आईपी के आप अपने सर्वर्स पे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। बट आपने बोला कि सर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि मेरे जो डेटाबेस के जो सर्वर्स हैं ना, वो हाईली डिमांड वाले सर्वर होते हैं, उनको मैं ऐसे पब्लिकली एक्सपोज नहीं कर सकता। एग्री करते हैं ना सब लोग, डेटाबेस को हम एक्सपोज नहीं करते कभी। यस सर। बट आपने बोला कि सर प्रायोरिटिकली मेरे को ना वहाँ पैचिंग करना होता है, डेटाबेस का कोई नया रिलीज आया, है ना, माइनर आया या मेजर आया, बट मेरे को वो अपडेट करना होता है। तो उसके लिए मेरे को लिमिटेड टाइम के लिए ना इंटरनेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरा जो रेपोजिटरी सेटअप है जहाँ से मेरे को पैकेज उठाने हैं अपडेट के लिए, वो इंटरनेट के साइड है। तो एडब्ल्यूएस ने तो क्लियर बोला है कि आपके पास अगर पब्लिक आईपी नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, इंटरनेट रन नहीं कर सकते। तो एडब्ल्यूएस ने बोला कि मैं आपको एक ऐसा गेटवे दे रहा हूं कि स्टिल आपके पास भले ही प्राइवेट आईपी है, तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने प्राइवेट सबनेट में या प्राइवेट आईपी वाले सर्वर पे इंटरनेट रन कर पाओगे विद 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 नेट गेटवे, है ना। तो उसके लिए आपको अलग से एक गेटवे एडब्ल्यूएस से कॉन्फ़िगर करना होता है जिसका नाम है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है। तो सर ये गूगल क्लाउड में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है या वहाँ थोड़ा डिफरेंट है? क्लाउड में एग्जैक्टली वहां पे वो लोग क्या फीचर देते हैं, लेकिन फीचर तो है, उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। गूगल क्लाउड में एक बार मैं चेक करके इंटरनेट से आपको भी बता देता हूँ। एजोर में तो आपका एजोर नेट गेटवे ही है उसका नाम। ठीक है। जीसीपी क्लाउड में हम लोग देख लेते हैं एक बार। सर क्लाउड क्लाउड नेट। नेट है वो। क्लाउड नेट के नाम से आता है। तो यहाँ भी सर सेम ही कॉन्सेप्ट है कि मतलब डायरेक्ट, एक्चुअली मैं थोड़ा पढ़ रहा था उसका ट्यूटोरियल, तो वही मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे
लग रहा है कि मतलब वहाँ तो क्लाउड नेट के जरिए ही इनकमिंग एंड आउट गोइंग कम्युनिकेशन हो रहा है शायद। और अच्छा, ये आईजी, दोनों ही चीजें आई, वो सेम रोल प्ले करता है, हाँ हाँ वहाँ पे। इंटरनेट का भी और प्राइवेट का भी। हाँ हाँ, ये मैंने पढ़ा था तो मेरे को इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लगा ऐसा यहाँ पे कि भाई। आईजीडब्ल्यू और नेट का दोनों का अलग अलग यूज केस है। तो मेरी ना बेटर अप्रोच आप लोगों से ये है कि अगर आपके पास टाइम हो और आप इंटरेस्टेड हो ना, तो साथ के साथ ना एजोर क्लाउड भी पढ़ना। एजोर पढ़ो पहले, गूगल मेरे को ठीक नहीं लगता। हम्म, एजोर क्लाउड पढ़ना स्टार्ट करो और उसमें बड़ा इंटरेस्ट आपको आएगा। एजोर और amazon जो है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उनके कंसोल और थोड़ा सा यूजर मैनेजमेंट ये सब चीजें थोड़ा सा अलग है। बाकी का आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। सिर्फ आप क्या करो, जैसे मैं बीपीसी अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो बीपीसी के इक्विवेलेंट सर्विस वहां देख लो आप, उसका नाम है हम्म, वी नेट वहां पे, है ना। तो वो हम्म, आप जो चीज आप यहाँ कॉन्फ़िगर करके देख रहे हो ना, सेम उसमें भी कॉन्फ़िगर करके देखो। और एजोर क्लाउड मेरे को, मतलब मैंने बैचेस पहले लिए हैं बहुत पहले, तो अभी याद है मेरे को चीज़ों का ना। तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं उसका भी आपको हेल्प कर दूंगा साथ के साथ। ठीक। ठीक है। गूगल एक्सक्यूज में मी मैं अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ सुमित। ठीक है एक्सक्यूज सर। मी सॉरी सर अचल बोल रहा हूँ सर मुझे एक चीज कंफर्म करनी है जो ये हमारा राउटिंग टेबल होता है हम्म। ये बिकॉज इसका काम ये होता है कि जैसे हमारे 3 सर्वर हैं एपी साउथ ABC तो ये राउटिंग टेबल कैसे कनेक्ट होता है क्या होता है बिकॉज ये डाटा ट्रांसफर करता है हमारा आईजी गेटवे पे आफ्टर दैट वो सर्वर से बताता है तो वो मेरे को थोड़ा सा राउटर में राउटिंग टेबल का काम क्या होता है, पहले वो चीज क्लियर है आपको? हाँ यस क्या काम होता है राउटिंग टेबल का? डाटा ट्रांसफर करता है कि वो कौन सा सर्वर पे ट्रांसफर होगा A में B में या C में राउटिंग टेबल का सिर्फ काम होता है पोस्ट ऑफिस का, है ना। हाँ वही जैसे, ओके सॉरी है ना, डेटा ट्रांसफर तो आपका बाया मीडियम होता है ना, जिस केबलिंग आपने कर रखी है वायरलेस, वो मीडियम है। लेकिन राउटर के पास सिर्फ ये सेंस होता है पैकेट को रिसीव करना, कहाँ उसको भेजना है। हाँ कौन से डेस्टिनेशन पे भेजना है सेम चीज ये राउटिंग टेबल कहता है। आप एक चीज ध्यान रखो ना भाई, अवेलेबिलिटी जोन जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत पास पास के बिल्डिंग में ही आपके ये डेटा सेंटर्स हैं, वो थोड़ा दूरी पे हैं आपस में। ओके तो आप उनको ये समझो कि यहाँ से कोई ट्रैफिक इस बिल्डिंग में भेजना है, राइट तो यहाँ पे एक लॉजिकली बैकएंड से एक एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम लोग राउटिंग टेबल बोल रहे हैं। और ये ओके राउटिंग टेबल ये कहता है कि इस सर्वर का जो भी ट्रैफिक है ना, मेरे को अपार्ट फ्रॉम दिस नेटवर्क, मतलब इसके लोकल नेटवर्क से होगा तो वो तो आपका लूप बैक उसमें आ जाएगा, है ना। ठीक है लोकल अगर होगा तो सेम आईपी पे तो वहीं भेज देगा। लेकिन उसको अगर अपार्ट फ्रॉम लोकल आईपी किसी को ट्रैफिक भेजना है तो वहां पे राउटिंग टेबल फिर पिक्चर में आता है। तो होता क्या है कि आपका नेटवर्क में राउटिंग टेबल का सिर्फ काम ये रहेगा कि अगर मेरे पास एंट्री है उस नेटवर्क के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस गेटवे को दे देगा, है ना। ओके जैसे सबनेट 3 से आपको सबनेट 4 का ट्रैफिक भेजना था, तो वो इस राउटिंग टेबल को पता है कि ट्रैफिक को वहां तक कैसे पहुंचाना है मेरे को। राइट बैकएंड में और थोड़ा डिटेल में मैं बात करूं, तो AWS ने सबनेट 3 से सबनेट 2 पे जाने के लिए ना, ट्रंकिंग किसी ने पढ़ी है नेटवर्किंग में? सुना हुआ है ट्रंकिंग बट ट्रंक पोर्ट सर होते हैं, ट्रंक पोर्ट जिसमें पोर्ट ट्रैफिक हमारा। तो बैकएंड में कहीं ना कहीं वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बट वो ओके हमें देखने को कभी नहीं मिलता लाइव। बाकी का इनको ये पता है कि यहाँ से अगर मेरे को ट्रैफिक यहाँ भेजना है ना, तो उसका तरीका तो राउटिंग टेबल ही ठीक है है ना। बट राउटिंग टेबल के पास उतना सेंस है कि भाई ट्रैफिक इससे रिलेटेड है और ये मेरे नेटवर्क का ही है, बट इसका सबनेट अलग है, तो वो सबनेट कहाँ चल रहा है, दूसरे डेटा सेंटर में, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में, तो उसको वहां गेटवे के थ्रू वहां भेजने का काम ये राउटिंग टेबल का ही है। ठीक है ओके ठीक है। यस और सर एक चीज और ये पूछना है जो ये 7th नंबर पे ENIC है इसकी फुल फॉर्म और ये क्या होता है थोड़ा बताओ इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक सर्वर आप क्रिएट करते हैं, तो यस इसको जो लैन कार्ड जो मिलता है ना, ठीक है इसको हम ENIC बोलते हैं यहाँ पे, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इलास्टिक का मतलब यहाँ पे ये है
कि आप इसको रन टाइम पे डिटैच और अटैच आप कर सकते हैं। ओके। और जो इलास्टिक वाला जो फीचर है ना, वो क्लाउड कंप्यूटिंग में ही मिलता है, फिजिकल डेटा सेंटर्स में आपको नहीं मिलेगा। रन टाइम पे आप किसी की सर्वर के उसके लैन कार्ड को आप रिमूव कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते ना, बट आप क्लाउड कंप्यूटिंग में ये काम कर सकते हैं, डिटैच और अटैच वाला। तो उसमें फिर जैसे सपोज अगर हम डिटैच करते हैं तो डाटा ऑब्वियसली स्टॉप हो जाएगा। ओके। डिटैच और अटैच एक। की देखो, आपने बहुत आगे का क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कई बार हमको ऐसी जरूरत होती है कि हमारा एक एप्लीकेशन सर्वर चल रहा था, ये है ना, ओके। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपका अगर आ जाता है तो आप क्या करते हैं, सर्वर रिप्लेस करते हैं ना। यस। तो सर्वर रिप्लेस में होगा क्या कि उसका फिर आईपी भी चेंज हो जाएगा, नेटवर्क की सेटिंग पूरी चेंज हो जाएगी। टोटली चेंज होगी। यस। बट आप ये चाहते हैं कि यार सर्वर मेरा चेंज हो जाए, वो ठीक है, लेकिन मेरा अगर आईपी सर्वर का चेंज हुआ ना, तो मेरे को डीएनएस वगैरह सब जगह चेंजेस करने पड़ेंगे फिर, यस। है ना। तो इस केस में हम ये चाहते हैं कि इसका जो ईएनआईसी था ना, उसकी जो नेटवर्क की जो सेटिंग्स है वो एज इट इज मेरे को यहाँ मिल जाए। तो हम लोग करते क्या है, इसके ईएनआईसी को यहाँ से डिटैच करके एज इट इज कहाँ पे अटैच कर देते हैं। इस सर्वर पे कर देते हैं हाँ, जो न्यू इसलिए सर्वर। इसको ईएनआईसी हम लोग बोलते हैं, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। गॉट ठीक इट। है, यस। क्लियर है? यस सर। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेरी है? मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू ईएनआईसी। इसमें स्पीड अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं हम, लाइक इंक्रीजिंग द ब्रेडबैंड, हम्म। तो वो भी इसमें कवर होता क्या ईएनआईसी स्पीड में? देखो, स्पीड का ऐसा कुछ कंट्रोल आप कर नहीं सकते, क्योंकि स्पीड डिपेंड होता है आपके इंस्टेंस के टाइप के ऊपर, है ना। सेकेंडरी निक जो आप लगाते हैं ना, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आपको लगा कि यार मैंने सेकेंडरी निक जो लिया था ना, उसमें 1 Gbps आ रहा था, अब मेरे को सेकेंडरी निक पे ज्यादा स्पीड चाहिए, तो दैट कैन बी चेंज। बट प्राइमरी जो होता है ना, प्राइमरी निक हमेशा इंस्टेंस के टाइप के साथ आपको मिलता है, जो आपने हार्डवेयर का टेम्पलेट चूज किया होगा उसके साथ आपको मिलेगा। तो वो ऑन द फ्लाई आप चेंज नहीं कर सकते उसको। क्योंकि नाम जो है इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इलास्टिक तो का तो स्पीड, मतलब अटैच और वो तो, डिटैच को हाँ लेके, स्पीड को लेके बस नहीं है। वही है। हाँ, ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। और क्वेरीज पूछ लो, क्योंकि मैं आज अभी लैब नहीं कराऊंगा, टाइम हमारे पास कम है। उस लैब को कराने के लिए 1 घंटा मेरे को चाहिए कम से कम, क्योंकि अभी हम करने लगेंगे तो फिर उसका फ्लो ब्रेक हो जाएगा। हाँ जी। सर ये सिक्योरिटी ग्रुप और एनएसीएल में क्या डिफरेंस होता है अभी बता सकते हैं? सिक्योरिटी ग्रुप आपका दोनों ही फायरवॉल है ना, एक स्टेटलेस है, एक स्टेटफुल है। दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि सिक्योरिटी ग्रुप आपके सर्वर लेवल का है फायरवॉल, और जो एनएसीएल है ना, वो आपका सबनेट लेवल से करता है फिल्टरिंग। ओके सर। यानी कि देखो, एक लेयर तो ये हो गई आपके ट्रैफिक को सिक्योर करने की, और एक आपका हो गया सर्वर। यानी कि पूरे सबनेट लेवल से ट्रैफिक अगर आपको फिल्टर करना है, या आप यूं समझ लो पूरे बीपीसी लेवल से ट्रैफिक अगर आपको फिल्टर करना है, तब एनएसीएल पिक्चर में आता है। और सिक्योरिटी ग्रुप आपका कहाँ पे आता है? सर्विस लेवल। सर्वर लेवल से। ओके सर। ठीक है। इट मीन्स मेरे पास 5 सर्वर्स हैं डिफरेंट सबनेट के, हाँ। और मुझ पे 5 पे अलग अलग पॉलिसी रन करनी है। तो हम्म। सबनेट की अलग पॉलिसी लग जाएगी, उसमें एनएसी अलग जाएगा, और इंटरनल जो आप लगाओगे वो सिक्योरिटी ग्रुप लग जाएगा। हाँ। ओके। राइट। ठीक है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।